नमस्कार। आज हम एक बड़ी मज़ेदार और हाँ, सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी के कुछ हिस्सों में गहरे उतरेंगे। कहानी का नाम है नशा। ये एक कह सकते हैं एक नौजवान की कहानी है, जिसके विचार तो बड़े क्रांतिकारी हैं, पर जब हालात बदलते हैं ना, तो वो खुद कैसे बदल जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। कहानी में दो मुख्य दोस्त हैं। एक है अपना कथावाचक, गरीब क्लर्क का बेटा, जो मतलब जमींदारों से सख्त नफरत करता है, और दूसरा है ईश्वरी, एक बड़े जमींदार का बेटा। तो आज हम कथावाचक के इसी सफर को समझेंगे, कैसे वो अमीरी और क्या कहते हैं दिखावे के माहौल में उसके उसूल एकदम हवा हो जाते हैं, और वो खुद वैसा ही बर्ताव करने लगता है जिसका वो विरोधी था। चलिए, इंसान के मन और समाज की जो परतें हैं उनको कुरेदते हैं इस कहानी के जरिए। देखिए, शुरुआत में ही कथावाचक जमींदारों के लिए बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है। हिंसक पशु, खून चूसने वाली जोंक, मतलब उसके तेवर देख के लगता है कि वो उस पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। वहीं उसका दोस्त ईश्वरी, अब जमींदार का बेटा है तो अपने वर्ग का बचाव तो करता है, पर हाँ, दलीलें बहुत कमजोर सी लगते हैं। और ज्यादातर वो चुप ही रहता है ना। शायद वो खुद भी जानता है कि उसके पक्ष में ज्यादा दम नहीं है। शायद। लेकिन कथावाचक एक चीज और नोट करता है। ईश्वरी नौकरों से बड़ी बेरुखी से पेश आता है, बहुत उद्दंडता से। पर दोस्तों के साथ, खासकर कथावाचक के साथ, उसका रवैया एकदम नर्म है, दोस्ताना है। और कथावाचक खुद सोचता है कि भाई, अगर वो ईश्वरी की जगह होता तो शायद उसमें भी वही अकड़ आ जाती। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये भी सोचता है कि उसका जो लोक प्रेम है, मतलब आम लोगों के लिए हमदर्दी, वो सिद्धांतों पर नहीं टिका। हाँ, बिल्कुल। वो उसकी अपनी गरीबी और निजी हालातों पर टिका है। और यहीं मतलब कहानी का बीज छुपा है ना। एक तरफ है कथावाचक के ऊंचे सैद्धांतिक आदर्श, और दूसरी तरफ है ईश्वरी का रोजमर्रा का व्यवहार, जो उसकी परवरिश और माहौल की देन है। कथावाचक की ये सोच कि उसका लोक प्रेम उसकी हालत से जुड़ा है, ये एक तरह से इशारा करती है कि शायद ये प्रेम उतना मजबूत नहीं है, हालात बदलने पर बदल सकता है। सही कहा, एक नैतिक कंपास जैसा, जो बाहरी हालात बदलने पर घूम सकता है। बिल्कुल। तो फिर आता है दशहरी छुट्टियों का समय। कथावाचक के पास न घर जाने के पैसे हैं, न ही जाने का मन। परीक्षा की तैयारी भी करनी है। ऐसे में जब ईश्वरी उसे अपने घर चलने का न्योता देता है तो वो फौरन तैयार हो जाता है। हाँ, फौरन, बिना सोचे समझे। लेकिन ईश्वरी साथ में एक चेतावनी देना नहीं भूलता है। कहता, देखो भाई, वहां जमींदारों की बुराई मत करना, वरना मतलब मामला बिगड़ जाएगा। वो बताता है कि उसके घर वाले तो ये मानते हैं कि किसान पैदा ही उनकी सेवा करने के लिए हुए हैं। गजब की सोच है ना? कथावाचक पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है, तो क्या मैं वहां जाके बदल जाऊंगा? जैसे उसे अपने ऊपर पूरा यकीन हो। हाँ। ईश्वरी चुप रह जाता है। शायद सोचता है, चलो वक्त ही बताएगा। और ये चेतावनी और कथावाचक का वो भोला सा आत्मविश्वास, ये दोनों मिलकर आगे की घटनाओं के लिए एक तरह से स्टेज सेट करते हैं। अब उसके सिद्धांतों की असली परीक्षा होनी है। क्या उसके आदर्श सिर्फ बातों तक ही सीमित है, या वो नए माहौल की तपिश झेल पाएंगे? ये सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल। और इम्तिहान तो फौरन शुरू हो जाता है ट्रेन के सफर में ही। कथावाचक पहली बार सेकंड क्लास में बैठा है, जिंदगी में पहली बार। स्टेशन पर रिफ्रेशमेंट रूम में जो खानसामे हैं, वो ईश्वरी को मालिक समझ रहे हैं, और कथावाचक को उसका मतलब पिछलग्गू। भेदभाव साफ दिखता है। हाँ, पैसे ईश्वरी दे रहा है, फिर भी कथावाचक को ये अनदेखी खलती है। वो चाहता है कि उसे भी वही इज्जत मिले जो ईश्वरी को मिल रही है, बिना किसी असली रुतबे के भी। हाँ। और फिर डिब्बे में जब एक दूसरा मुसाफिर आता है, तो कथावाचक फौरन अकड़ कर बोलता है, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। अरे वाह! वो आदमी उसे अनदेखा करके बैठ जाता है। कहाँ गए कथावाचक के बराबरी वाले विचार? सही कहा आपने। ये पहली झलक है उस बदलाव की। सिर्फ सेकंड क्लास में सफर करने भर से उसमें वो हक जताने वाली वो थोड़ी अहंकारी मानसिकता आने लगी है। ये दिखाता है कि बाहरी माहौल कितनी तेजी से अंदर असर करना शुरू कर देता है ना? भले ही ऊपर से वो अब भी अपने पुराने विचारों का दम भर रहा हो। बिल्कुल। और स्टेशन पर उतरते ही तो मामला और भी नाटकीय हो जाता है। स्वागत के लिए दो सज्जन खड़े हैं, रियासत अली और राम हरक, और साथ में 5 बेगार भी। वो कथावाचक को मामूली खद्दर के कपड़ों में देखकर हैरान है। उनकी निगाहें साफ कह रही हैं, ये कौवा हंसों के झुंड में कहां से आ गया। कपड़ों से अंदाजा लगा लिया। हाँ। तभी ईश्वरी एक कमाल का, मतलब एक जबरदस्त झूठ बोलता है। वो कथावाचक का परिचय कैसे बड़े राजा के तौर पर कराता है, जिसकी 2.5 लाख सालाना की रियासत है। वाह, 2.5 लाख! उस जमाने में तो बहुत बड़ी रकम होगी। हाँ, और साथ में ये भी कि वो गांधी जी का भक्त होने के कारण सिर्फ खद्दर पहनता है। वाह,
क्या कहानी घड़ी है? और इस झूठ का असर आप यकीन नहीं करेंगे, बिजली की तरह होता है। दोनों सज्जनों का रवैया फौरन बदल जाता है। वो अदब से झुक जाते हैं, थोड़े आतंकित भी लगते हैं। अच्छा। हाँ, कथावाचक अंदर ही अंदर शर्म से पानी पानी हो रहा है। उसे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसे ये झूठ सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि वो उस बनावटी शान शौकत के नशे को महसूस करने लगता है। यहीं पर वो नशा काम करना शुरू कर देता है। इस घटना में जो गौर करने वाली बात है वो ये कि धारणा और दिखावे में कितनी ताकत होती है। एक झूठ ने कैसे सच्चाई को पूरी तरह ढक दिया और लोगों का व्यवहार एकदम से बदल दिया। सही बात है। ये समाज में पद और हैसियत को लेकर हमारी सोच पर भी सवाल उठाता है, और कथावाचक का वो अंदरूनी द्वंद्व, शर्म भी है और उस झूठी इज्जत का आकर्षण भी, ये दिखाता है कि इंसान कितना जटिल है। यहाँ नशा सिर्फ पद या पैसे का नहीं है, बल्कि दूसरों की नजरों में मिली उस झूठी इज्जत का है। और शायद ये वाला नशा सबसे ज्यादा चढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। और ये आकर्षण तब और बढ़ जाता है जब वो ईश्वरी के किले जैसे घर पहुंचते हैं। सोचिए, बड़ा सा फाटक, पहरेदार, नौकरों की पूरी फौज, एक हाथी भी। हाथी भी? हाँ, ईश्वरी सबका परिचय उसी झूठी राजा वाली पहचान से कराता है। घर के लोग, नौकर चाकर, सब कथावाचक को हुजूर, सरकार कह के बुलाने लगते हैं। तो वो पूरी तरह से उस भूमिका में आ गया है। हाँ, जब कथावाचक ईश्वरी से इस झूठ के बारे में पूछता है तो ईश्वरी बस टाल देता है, कहता है, अरे इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी। मतलब उसे कोई अफसोस नहीं है? बिल्कुल नहीं। फिर रात को जब नाई कथावाचक के पैर दबाने आता है तो उसे बड़ी झिझक होती है। वो तो ऐसी बातों को अमीरों के चोचले कहकर मजाक उड़ाता था, पर अब वो खुद कुंवर साहब बना हुआ है, उसे मना करना भी मुश्किल लग रहा है। अगले दिन नहाते वक्त उसे अपनी धोती खुद धोने में शर्म आती है। अच्छा। हाँ, और वो नौकर से पैर भी धुलवाता है। उसकी वो आत्मनिर्भरता, वो सादगी के विचार पता नहीं कहाँ चले गए। बिल्कुल। यहाँ आराम, सम्मान और वो जो ठाठ बाट है उसका लालच साफ दिख रहा है। कथावाचक के सिद्धांत, जो उसकी पहचान का एक अहम हिस्सा लगते थे शुरू में, अब धीरे धीरे धुंधले पड़ रहे हैं। वो उस भूमिका में ढलने लगा है जिसका वो कभी इतना बड़ा आलोचक था। सही। उसका जो अंदरूनी संघर्ष है वो बाहरी सुख सुविधाओं और सम्मान के आगे हारता हुआ दिख रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आदर्श सत्ता और आराम के लालच के सामने कितने टिक पाते हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। और फिर तो वो पूरी तरह इस नए किरदार में समा ही जाता है। पढ़ने लिखने का इरादा तो कब का हवा हो गया। दिन भर सैर सपाटा, शिकार, दोस्तों के साथ गपशप या शतरंज, इसी में बीतता है। ऐश की जिंदगी, पूरी ऐश। नौकरों की ऐसी फौज है कि हाथ पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं, बस जबान हिलाना काफी है। हुक्म चलाना है बस। वो महात्मा गांधी का कुंवर चेला के नाम से मशहूर हो जाता है। और मिजाज में आप मानेंगी नहीं, ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक बन जाता है। अच्छा। जमींदार के बेटे से भी ज्यादा। हाँ, एक रात बिस्तर लगने में जरा सी देर हुई तो नौकर पर बुरी तरह बरस पड़ा। कहता है, कुंवर साहब खुद बिस्तर बिछाएंगे क्या? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। अरे बाप रे। एक और किस्सा सुनिए। शाम को कमरे में लैंप नहीं जला था, दिया सलाई वहीं मेज पर रखी थी। पास में? हाँ, बिल्कुल पास में। पर कथावाचक ने मुंशी रियासत अली को बुलवाया और डांटना शुरू कर दिया। कहता है, पता नहीं कैसे कामचोर आदमी है यहाँ, मेरे यहाँ होते तो 1 घंटे भी टिक नहीं पाते। क्या बात है? अब ये यकीन करना मुश्किल है कि ये वही आदमी है जो जमींदारों को उनके आलस और अहंकार के लिए कोसता था। ये तो पूरी तरह काया पलट है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कथावाचक अब उस अहंकारी कुंवर साहब के किरदार में पूरी तरह जी रहा है। पद और अधिकार का जो नशा है वो उसके सिर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल। उसके काम अब उसकी पुरानी बातों के एकदम उलट हैं। और विडंबना देखिए, जिसे लोग गांधी का चेला समझ रहे हैं, वो नौकरों पर बिना वजह रौब जमा रहा है। उसके अपने ही सिद्धांत अब मजाक बनकर रह गए हैं। सही में। और इस पाखंड, इस दोहरेपन की इंतहा होती है एक ठाकुर के साथ हुई मुलाकात में। अच्छा। वो ठाकुर बेचारा गांधी जी का बड़ा भक्त है और कथावाचक को भी उनका चेला समझकर बहुत इज्जत देता है। अच्छा। एक दिन अकेले में वो कथावाचक से पूछता है, सरकार, सुना है स्वराज आने पर जमींदार नहीं रहेंगे? सीधा सवाल। हाँ, इस पर कथावाचक पूरी शान से, राजा वाली शान से जवाब देता है, जमींदारों की जरूरत ही क्या है, ये तो गरीबों का खून चूसते हैं। वही पुरानी बात है। हाँ, वही पुरानी बातें, पर अब अंदाज बदल गया है। वो कहता है कि स्वराज आने पर जमींदार या तो खुशी खुशी जमीन छोड़ देंगे, वरना उनसे छीन ली जाएगी। और वो खुद यानी कथावाचक स्वराज आते ही अपनी रियासत किसानों के नाम लिख देगा। क्या?
अपनी 2.5 लाख वाली रियासत? हाँ, वही काल्पनिक रियासत। और सुनिए, वो उस भोले ठाकुर को अपनी रियासत में जमीन देने और अपना मोटर ड्राइवर बनाने का झूठा वादा भी कर डालता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारा ठाकुर इस झूठे वादे के नशे में उस दिन इतनी भंग पीता है कि घर जाकर अपनी पत्नी को पीटता है और गांव के महाजन से लड़ने पहुंच जाता है। हे भगवान, मतलब ये कथावाचक के दोहरेपन का चरम है। और यहाँ उसका झूठ सिर्फ झूठ नहीं रहता, उसके भयानक वास्तविक परिणाम सामने आते हैं। वो जानबूझकर उस आदमी को धोखा दे रहा है जो उसके नकली आदर्शों पर यकीन बैठा है। हाँ, उसके खोखले शब्दों का समाज पर कितना ठोस और नकारात्मक असर पड़ सकता है, ये घटना साफ दिखाती है। काल्पनिक शक्ति का भी दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। सही कहा। खैर, छुट्टियां बीतती हैं, वापसी का वक्त आता है, प्रयाग लौटना है। स्टेशन पर छोड़ने आए लोगों पर कथावाचक अपनी कुबेरोचित विनय यानी अमीरों वाली झूठी विनम्रता की छाप छोड़ने की पूरी कोशिश करता है। एक्टिंग जारी है। बिल्कुल, लेकिन वापसी का सफर बिल्कुल अलग है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद लौटने वालों की भयानक भीड़ है। ट्रेन खचाखच भरी है। सेकंड क्लास तो क्या, इंटर क्लास में भी पैर रखने की जगह नहीं। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे के डिब्बे में किसी तरह घुस पाते हैं। अब कथावाचक को उस भीड़ में सिकुड़कर बैठना बहुत बुरा लग रहा है। कहाँ वो ठाठ से लेट कर आया था और अब ये हाल। जाहिर है। उसी डिब्बे में कुछ पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी राज की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा इंसाफ तो कहीं नहीं, छोटे बड़े सब बराबर। और ठीक इसी समय हाँ, यही होता है हकीकत से सामना। जैसे ही वो बाहरी कवच, ईश्वरी का पैसा, झूठी पहचान, वो बनावटी रुतबा हटता है, सारी शान शौकत हवा हो जाती है। वास्तविकता एक जोरदार थप्पड़ की तरह पड़ती है। हाँ, तीसरे दर्जे की भीड़ और असुविधा उसे उसकी असली औकात, उसकी असलियत याद दिला देती है। और ठीक उसी वक्त बराबरी और इंसाफ की बातें सुनना इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा विडंबनापूर्ण बना देता है। और बहुत ज्यादा। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ चरम पर पहुंच जाता है। तीसरे दर्जे की उस घुटन भरी भीड़ में एक गरीब सा आदमी अपनी गठरी लिए बार बार दरवाजे की तरफ जाता है, शायद हवा के लिए, और अनजाने में कथावाचक से रगड़ा जाता है। पहले से ही बिगड़े मिजाज वाले कथावाचक का गुस्सा भड़क उठता है। वही गुस्सा जो उसने कुंवर साहब बनकर जमा किया था। वो नशा भी उतरा नहीं था पूरी तरह। बिल्कुल नहीं। वो उस आदमी को पकड़कर पीछे धकेलता है और बिना कुछ सोचे समझे जोर जोर से 2 तमाचे जड़ देता है। हे भगवान। वो आदमी कहता है, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। कथावाचक 2-3 तमाचे और रसीद कर देता है। ये तो हद हो गई। इस पर डिब्बे के दूसरे लोग कथावाचक को बुरा भला कहते हैं। कोई चिल्लाता है, अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत भूल जाता है। सही सवाल। कोई ताना मारता है, यही है अंग्रेजी राज जिसका बखान कर रहे थे। एक देहाती कहता है, दफ्तरों में घुसने तो पाते नहीं, उस पे इतना मिजाज। सब तरफ से फटकार। हाँ, तभी ईश्वरी अंग्रेजी में कहता है, व्हाट एन इडियट यू आर बीर। बीर, तुम कितने बेवकूफ हो। कहानी के अंत में लिखा है, कथावाचक को अपना नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ महसूस होता है। ये कहानी का निर्णायक बिंदु है, क्लाइमैक्स। कथावाचक ठीक वैसा ही बन गया है जिससे वो नफरत करता था, एक अहंकारी, हिंसक अमीर। उसके अपने काम और उसी वक्त डिब्बे में चल रही इंसाफ की बातों के बीच का फासला असहनीय है। बिल्कुल। दूसरे यात्रियों की बातें आईने का काम करती हैं। शायद पहली बार उसे अपनी असलियत नजर आती है। और ईश्वरी का वो अंग्रेजी जुमला, व्हाट एन इडियट यू आर, न सिर्फ उसे बेवकूफ बताता है, बल्कि शायद उसे ये भी एहसास कराता है कि वो कितनी आसानी से बहक गया और अपनी जड़ें भूल गया। नशा उतरना शुरू तो होता है, पर सवाल ये है कि क्या ये पूरी तरह उतर पाएगा या ये सिर्फ एक क्षणिक एहसास है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। तो हमने देखा कि कैसे कथावाचक, जो जमींदारी का इतना कट्टर आलोचक था, थोड़े समय के लिए अमीरी के माहौल में रहकर खुद उन्हीं बुराइयों का शिकार हो गया। ट्रेन में मिली अनदेखी से शुरू हुआ वो सफर, फिर झूठी पहचान का नशा, नौकरों पर रौब जमाना, ठाकुर से वो झूठे वादे करना और अंत में उस गरीब मुसाफिर पर हाथ उठाना। ये सब उसके पतन के, या कह ले बदलाव के पड़ाव थे। ये कहानी हमें बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि सत्ता, सुविधा और माहौल का नशा कितना शक्तिशाली होता है। ये हमारे गहरे विश्वासों और सिद्धांतों को कितनी आसानी से बदल सकता है, या कहें कि भ्रष्ट कर सकता है। हम जो कहते हैं और जो हम असल में करते हैं, खासकर जब दबाव हो या लालच हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। सच है। ये कहानी हमें खुद पर नजर रखने और पद या रुतबे के मोह से बचने की एक दमदार चेतावनी देती है।
आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कहानी नशे के उतरने के एहसास पर खत्म होती है, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है। क्या कथावाचक ने वाकई कोई गहरा सबक सीखा? क्या ये अनुभव उसे हमेशा के लिए बदल देगा? या ये बस एक वक्त का नशा था जो हालात बदलते ही उतर गया और दोबारा चढ़ सकता है? हाँ, यही सवाल है। और अगर हम खुद को उसकी जगह रखकर सोचें, जब अचानक हमारे हालात बदल जाएं, हमारी परिस्थितियां बदल जाएं, तो क्या हम अपने उसूलों पर टिके रह पाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।